जय हिंद एवरीवन। तो 90 डेज मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज में आज का हमारा प्रश्न है जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए प्रश्न है कि भारत में शक्ति पृथक्करण से संबंधित प्रमुख समस्याएं एवं मुद्दे क्या हैं। ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स एंड इशूज रिलेटेड टू द सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया। वही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि इन समस्याओं को कैसे संबोधित किया जा सकता है। हाउ कैन दीज इशूज बी एड्रेस्ड, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स। उपयुक्त सुझाव दीजिए। तो यह प्रश्न बना है भारत में शक्ति का पृथक्करण। यदि आप इंट्रोडक्शन में आंसर के स्टार्टिंग में बता दें कि भारत के संविधान में शक्ति के पृथक्करण को लेकर के क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजन है, तो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और बॉडी के फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है कि इन शक्ति के इस पृथक्करण से क्या समस्याएं या मुद्दे जुड़े हुए हैं। और सेकंड पार्ट में आपको इन समस्याओं के मुद्दों के निदान के लिए सुझाव देना है। सुझाव देते समय सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, एक तो ये बताना है सुझाव देते समय कि कौन से सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने या किसी लॉ कमीशन ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, बॉडी ने दिए हैं, और उसके साथ साथ अपने नवाचारी उपाय भी बताने हैं। तो केवल आप इंफॉर्मेशन नहीं दे करके निकलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, आपको अपने नवाचारी उपाय भी देने हैं, अपने भी विचार रखने हैं। तो देखिए शक्ति का पृथक्करण, इसका मतलब क्या होता है समझिए। एक्चुअली शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू नामक एक पॉलिटिकल थिंकर ने दिया। उनके अकॉर्डिंग कि सरकार के जो 3 अंग हैं, जैसे एक है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, एक है विधायिका लेजिस्लेटिव, एक है ज्यूडिशरी न्यायपालिका। उनका मानना है कि सरकार के तीनों अंग में स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, कार्य का, उत्तरदायित्व का और अथॉरिटी का। इनका उत्तरदायित्व क्या होगा, अथॉरिटी क्या होगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये सब स्ट्रिक्टली डिवाइडेड होना चाहिए और कोई एक दूसरे में हस्तक्षेप न करे। तो इसे बोला जाता है शक्ति का कठोर विभाजन, शक्ति का कठोर पृथक्करण, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ये उन्होंने सिद्धांत दिया। लेकिन इंडिया ने क्या किया, अपनी आवश्यकता अनुसार, हमारे समाज की जैसे आवश्यकता है, हमारे देश की जो आवश्यकता है, उसके अनुरूप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया। और हमारे यहाँ जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें व्यवस्था किया गया, इसमें व्यवस्था किया गया कि जो ज्यूडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है, वह तीनों अपने अपने उत्तराधिकार और दायित्व को समझें, अपने अथॉरिटी को समझें। यानी विभाजन तो किया गया लेकिन अस्पष्ट नहीं, स्ट्रिक्ट कोई बाउंड्री लाइन नहीं खींची गई, बल्कि इनसे कहा गया कि हमारे यहाँ जरूरत है कि ये तीनों आपसी समन्वय से काम करें। यानी तीनों में कोऑर्डिनेशन हो, ज्यूडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, आपसी समन्वय, सहयोग से काम करें। इनमें संतुलन एवं नियंत्रण का सिद्धांत, इसे बोलते हैं चेक एंड बैलेंस रेदर देन स्ट्रिक्ट सेपरेशन, चेक एंड बैलेंस, इसको ध्यान दिया गया कि तीनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस बनाए रखें। तो आप लिख सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत राज्य की विधायी, कार्यपालिका यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और न्यायिक शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में विभाजित करता है, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण ना हो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ना हो, एक ही जगह शक्ति केंद्रीकृत ना हो जाए। यद्यपि इसका सैद्धांतिक प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू ने किया था, परंतु भारत ने अपने संविधान में इसे इस पूर्ण कठोरता के साथ नहीं लागू किया, बल्कि इसका उद्देश्य संतुलन एवं नियंत्रण के सिद्धांत, यानी इसका उद्देश्य है संतुलन एवं नियंत्रण बनाए रखना ऑर्गेनाइजेशन पर, जिससे कोई भी संस्था, संगठन, अंग मनमानी न कर सके। ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन। अब इसमें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं फैक्ट दे करके कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या है। जैसे आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 है संविधान का, इसमें कहा गया है कि ज्यूडिशरी और एग्जीक्यूटिव इनके बीच में सेपरेशन होगा। यानी डीपीएसपी में दिया गया आर्टिकल 50, न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आर्टिकल 74 और 75 कहता है कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, जो कार्यपालिका होगी, जो मंत्रिपरिषद होगा, वो किसके प्रति, लोकसभा के प्रति
या जो विधायिका हमारी उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी तरीके से आर्टिकल 122 और 212 में कहा गया है कि विधायी कार्यों में, जो विधायी प्रक्रिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग है, उसमें जुडिशरी इंटरवीन नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975 में सेपरेशन ऑफ पावर को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा माना। और एक और केस है, इसका मेंशन कर सकते हैं, इसका उल्लेख कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन राम जया कपूर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब हेल्ड दैट इंडिया डज नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बट फंक्शंस आर सफिशिएंटली डिफरेंशिएटेड। यद्यपि ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यद्यपि हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन तो नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन कार्य प्रणाली को हम अलग अलग कर सकते हैं, स्पष्टतः बांट सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। अब आ जाएंगे हम कि क्या मुद्दे हैं, मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, समस्याएं क्या है। ये बॉडी का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, एक्सपेक्ट किया गया है कि तीनों ऑर्गन जो हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव बॉडी और जुडिशरी, ये हस्तक्षेप नहीं करेंगी, ओवररीच नहीं करेंगे एक दूसरे को। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आया, एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस देखा गया लेजिस्लेचर पर इंडिया में। डोमिनेंस के रूप में देखा गया, जैसे एक हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि विधायिका ये चुन के जाती है। मान लीजिए पार्लियामेंट में सांसद चुन के गए एमपी, और इन्हीं में से जिसका मेजोरिटी होता है वो एग्जीक्यूटिव बनाता है। तो यहां पर एग्जीक्यूटिव यानी सरकार बनाता है, गठन करता है। सरकार, एग्जीक्यूटिव और आपके लेजिस्लेटिव बॉडी में क्या है, ओवरलैपिंग है। तो जानबूझ के बनाया गया था समन्वय स्थापित करने के लिए। लेकिन होता क्या है, यदि कोई पार्टी फुल मेजोरिटी में है, सबसे ज्यादा सीट उसी की है, उसी का गवर्नमेंट है, उसी का लेजिस्लेशन है, तो वहां पर ये जो बाउंड्री है, ये जो लाइन है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, वो धूमिल हो जाता है। जो उद्देश्य है संकीर्ण सीमा रेखा खींचने का, वो क्या हो जाता है, मिट जाता है। तो ऐसे में कई केसेस देखे गए। एक देखा गया फ्रीक्वेंट ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 में और अनुच्छेद 213 में केंद्र को दिया गया, यानी राष्ट्रपति को दिया गया 123 के तहत और राज्यपाल को 213 के तहत ऑर्डिनेंस अध्यादेश पारित करने की शक्ति। वो दिया गया कि जब संसद के सदन न चल रहे हो, कोई एक सदन न चल रहा हो और तात्कालिक तौर पे बहुत ज्यादा जरूरी हो लेजिस्लेशन, कानून बनाना, आवश्यकता हो, ज्वलंत हो, तो उस केस में विकल्प की स्थिति की बात नहीं हो रहा है, मतलब उस इमरजेंसी के केस में लेजिस्लेशन किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। लेकिन यदि फ्रिक्वेंट लेजिस्लेशन है, जैसे देखेंगे पीआरएस का लेजिस्लेटिव रिसर्च है 2023 का, इस एक पर्टिकुलर ईयर में 60% ऑर्डिनेंस बिना डिबेट के पारित कर दिए जाते हैं। तो ये दिखाता है कि काम है विधायिका का, भाई विधि बनाना किसका काम है, लेजिस्लेशन का काम है लेजिस्लेचर का, लेकिन कर रही है कौन, एग्जीक्यूटिव। ये समस्या है। इसी तरीके से इस ग्राफ को देखें तो 1998-99 में 25 ऑर्डिनेंस पारित हुए, 2004 तक। फिर देखिए इस डिकेड में 33 ऑर्डिनेंस, 2004 से 2009 में जो पार्लियामेंट्री एक 5 साल का कार्यकाल है, 2009 से 2014 में 25, लेकिन 14 से 19 50। ये दिखा रहा है कि यहां पर हम लेजिस्लेचर को क्या कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं एक तरीके से। ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि फ्रिक्वेंट लेजिस्लेशन या ऑर्डिनेंस पारित हो। इसी तरीके से दल बदल कानून का भय दिखा करके जो स्वतंत्र विधायी भूमिका को क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है, सांसदों की जो क्रिएटिविटी है उसको किल किया जाता है। इसी तरीके से देखेंगे जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल लेजिस्लेशन। होता क्या है, लेजिस्लेशन का काम है, अभी मैंने बताया संसद का, विधायिका का। लेकिन बहुत सारे केस, जैसे विशाखा गाइडलाइन है 2013 का एक्ट, यानी यहाँ पर वर्क प्लेस पे महिलाओं के खिलाफ जो यौन हिंसा है उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया, यानी कानून बनाया। तो गलत बात नहीं है, लेकिन ये काम किसका है, लेजिस्लेचर का। कर कौन रहा है, सुप्रीम कोर्ट। ये दिखा रहा है सुप्रीम कोर्ट घुस रहा किसके मामलों में, संसद के मामलों में। तो ये शक्ति के पृथक्करण के खिलाफ है। इसी तरीके से कोलेजियन सिस्टम देखेंगे, सेकंड जजेज और थर्ड जजेज केस में यहाँ सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस रहता है। इसी तरीके से ट्रांसजेंडर मामले पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, यानी यहां से आता है कि ये रूल्स होंगे, केंद्र सरकार इसके लिए क्या करे, रिजर्वेशन की व्यवस्था करे। तो ये सब काम लेजिस्लेचर का है, कर रहा है जुडिशरी। ठीक है।
तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि न्यायपालिका द्वारा नीति निर्धारण क्षेत्र में हस्तक्षेप को न्यायिक अतिक्रमण कहा जाता है। इससे लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व प्रभावित होता है। अब देखिए, इसी तरीके से और भी प्रॉब्लम है, जैसे एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। आप देखेंगे न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है या उनका ट्रांसफर है, प्रोविजन तो दिया गया है जुडिशरी के पास ही इंडिपेंडेंस के नाम पे, लेकिन गवर्नमेंट का उसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस कई बार सामने आया है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी तरह वीक इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव और रेगुलेटरी बॉडी, जैसे जो महत्वपूर्ण जांच संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है, सीवीसी है, इन सब पे हस्तक्षेप लगता है कि ये सरकार के पक्ष में जाकर के काम कर रही हैं, बायस होकर के काम कर रही हैं, और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बड़े पैमाने पर देखा गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की। तो यह भी बहुत बुरी चीज है, ये अच्छी चीज नहीं है कि सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ एक तरीके से। इसी तरीके से ट्रिब्यूनलाइजेशन एक शब्द यूज होता है कि बड़े पैमाने पर हर जगह ट्रिब्यूनल बनाना, और उसमें अपॉइंटमेंट करती है केंद्र सरकार, यानी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है यहाँ डाइल्यूट होता है, कमजोर होता है। इसी तरीके से वीक लेजिस्लेटिव ओवरसाइट, लेजिस्लेचर जो है वो क्या करता है, कई मामलों में देखा गया है कि जब बिल पास होता है तो एक रूल है कि पार्लियामेंट्री कमेटी होंगी जो बारीकी से स्क्रूटनी करेंगी कि बिल का पक्ष विपक्ष सही है कि गलत है, उसके बाद पास करके तब भेजती है और फाइनली तब बिल एक्ट के रूप में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये देखा गया 17वीं लोकसभा में 25% केवल बिल रिफर किए गए पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए, यानी जो सरकार बिल लाई वह संसदीय समिति के पास भेजी ही नहीं। 75% बिल वो इसे पास करा दिया गया। तो संसदीय समिति की घटती भूमिका कार्यपालिका पर नियंत्रण की जो धारणा है, जो प्रावधान है, जो व्यवस्था है, उसको कमजोर करता है। तो ये हो गया मुद्दे एवं समस्याएं। अब बात करते हैं सुझाव का। तो सुझाव पे मैंने आपको बताया था कि एक तो जैसे जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आपने किया है उसी पर सजेशन देना है, लेकिन सजेशन में आप एक आर्गुमेंट ऐसा दीजिए जो कोई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट खुद सजेस्ट किया हो, और उसमें आपका भी सुझाव, आपका भी विचार सम्मिलित होना चाहिए, अलग से आप अपना सुझाव भी देंगे। जैसे री एम्पावरिंग पार्लियामेंट एज द सेंट्रल डेरिवेटिव बॉडी, यानी जो पार्लियामेंट है उसका जो काम है लेजिस्लेशन का, उसके लिए उसको मजबूत करना। तो जैसे मैंडेटरी पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी ऑफ बिल, यानी मैंडेटरी किया जाए कि पार्लियामेंट जो भी बिल आए पास होने के लिए वो स्क्रूटनी के लिए संसदीय समिति के पास जाए, ठीक है। और इसका दायित्व दिया जाए नेशनल कमीशन, एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए जो रिव्यू करे कि द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेड, सॉरी इसका ये सजेशन है कि कंपल्सरी स्क्रूटनी ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्स बाय डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, मतलब मैंडेटरी है कि होना ही चाहिए स्क्रूटनी। और आप ऐसे बता सकते हैं अपने विचार के तौर पे, इस पे क्या नाम है, संगठन जो अपने यहाँ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है उसमें से हम किसी को जिम्मेदारी दे सकते हैं कि इस फंक्शनिंग को चेक करता रहे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी को इसलिए दिया जाना चाहिए। अब आप कह सकते हैं ऐसे, क्रिएट अ लेजिस्लेटिव इंपैक्ट असेसमेंट सेल, जो मैं बता रहा था, कोई एक बॉडी छोटा सा क्रिएट कर सकते हैं अंडर द लोकसभा सेक्रेटरीट टू असेस सोशल इकोनॉमिक एंड फेडरल इंपैक्ट ऑफ मेजर बिल्स सिमिलर टू द यूके मॉडल, जैसे यूनाइटेड किंगडम में मॉडल है। तो ये देखिए, ये आपका इनोवेशन हो गया, नवाचार हो गया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं नवाचारी पॉइंट बताएंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, तब आपका आंसर अच्छा माना जाएगा। मिनिमम सिटिंग डे, पार्लियामेंट में जो बैठकें होती हैं देखेंगे दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, वर्षवार। तो इसमें आप सजेस्ट कर सकते हैं कि जर्मनी में एक कैलेंडर जारी किया जाता है, पार्लियामेंट्री कैलेंडर, कि इस दिन इस टॉपिक पर, इस विषय पर ऐसे हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो पार्लियामेंट्री कैलेंडर से, और उसको बाद में इवैल्यूएट किया जाए कि इस पर कितना काम प्रोग्रेस हुआ, तो इससे मिनिमम सिटिंग डे का जो रूल है वो इंश्योर होगा। और जितना ज्यादा सिटिंग होगा उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, उतना ज्यादा लेजिस्लेशन होगा। फिर देखेंगे लिमिटेड एग्जीक्यूटिव ओवर रीच थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन, ऑर्डिनेंस जो दिया गया है उसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑर्डिनेंस जो होना चाहिए, यदि ऑर्डिनेंस फ्रिक्वेंट है
तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी यानी संवैधानिक लोकतंत्र के पर एक धब्बा स्पॉट है, समझिए खतरा है। यह वैकल्पिक नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट के पैरेलल नहीं होना चाहिए, समानांतर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, एक इमरजेंसी आपातकालीन व्यवस्था होना चाहिए कि जब बहुत मैंडेटरी हो और लेजिस्लेचर एब्सेंट हो तभी ये जारी हो, लास्ट रिसोर्ट के रूप में यूज करिए इसका। इसमें आप इनोवेशन बता सकते हैं कि एक सनसेट रिव्यू क्लॉज लाया जाए। सनसेट रिव्यू क्लॉज मतलब जैसे सनसेट होता ना कि सूर्यास्त, कानून आप पढ़े होंगे जो जमींदारी प्रणाली थी उससे संबंधित, कि कोई जमींदार यदि टाइम पर, यदि गवर्नमेंट को उस समय के टैक्स नहीं पे कर पाती थी तो उसमें क्या होता था, उनसे जमींदारी का अधिकार छीन लिया जाता था। तो ऐसे इसमें क्या किया जाए, ये माना जाए कि कोई ऑर्डिनेंस यदि पारित हुआ है या ऑर्डिनेंस लाया गया है, लेकिन पार्लियामेंट के रिसेंबली के दौरान यदि 30 दिन के भीतर उस पर डिबेट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक उसे कोलैप्स मान लिया जाए। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट इनोवेशन है। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव ओवररीच को कम करने के लिए एक और ओवररीच होता है कि सिविल सर्विसेज पे, जैसे एक एग्जीक्यूटिव होता है टेम्पोररी और एक होता है परमानेंट। परमानेंट होता है ब्यूरोक्रेसी और टेम्पोररी होता है जो आपका गवर्नमेंट देखेंगे। गवर्नमेंट में स्पेशली जो एग्जीक्यूटिव है, सरकार, मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहां पर ब्यूरोक्रेसी में हस्तक्षेप के मामले बहुत देखे जाते हैं। तो इसमें कहा गया है सेकेंड ARC रिपोर्ट में कि ब्यूरोक्रेट्स का फिक्स टेन्योर है, पर्टिकुलर जगह पे पोस्टिंग में बार बार ट्रांसफर पोस्टिंग ना हो, और इंडिपेंडेंट सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाया जाए, जिससे क्या होगा, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है ओवर एडमिनिस्ट्रेशन वो खत्म होगा, कंट्रोल होगा। अब देखिए एड्रेसिंग जुडिशियल ओवररीच व्हाइल प्रिजर्विंग जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू यानी जो न्यायिक समीक्षा है उसको स्वतंत्रता उसकी बनाए रखी जाए, लेकिन ओवररीचमेंट यानी अतिक्रमण को रोका जाए, अतिक्रमण को रोका जाए। इसके लिए खुद कहा गया कि जुडिशरी जो है वो खुद, जो कहा जाता है स्व विवेक की शक्ति का जब प्रयोग करे तो वह स्व अनुशासन पर ध्यान रखे, सेल्फ डिसिप्लिन पर ध्यान रखे। एक तरीका ही है। और नवाचार आपको बताना हो तो आप बता सकते हैं कि एक पॉलिसी डिफरेंस फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें इंश्योर किया जाए कि ओवर रीचमेंट यानी जुडिशरी तभी लॉ मेकिंग का काम करे जब फंडामेंटल राइट्स का इशू हो, वहां क्लैश हो, कोई बड़ा मुद्दा हो, फेडरल प्रिंसिपल का मुद्दा हो, बेसिक स्ट्रक्चर का मामला हो, अदरवाइज जुडिशरी उसमें इंटरवीन न करे, तो जो काम लेजिस्लेचर का उसको करने दे। और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इंश्योर किया जाए कि जुडिशरी उत्तरदायी, एक तो स्व अनुशासन और दूसरा क्या किया जाए, इनको उत्तरदायी बनाने के लिए कोई कानूनी प्रावधान या संवैधानिक प्रावधान भी लाया जा सकता है, विधायी प्रावधान भी लाया जा सकता है। जैसे एक बार जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 में लाया गया, वो कोलैप्स कर गया, लेकिन आज भी रेलेवेंट है, उस तरीके का कोई प्रावधान किया जा सकता है। लॉ कमीशन का 230 जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि बैलेंस मैकेनिज्म फॉर अकाउंटेबिलिटी विदाउट कंप्रोमाइजिंग इंडिपेंडेंस जुडिशरी को लेकर के बोला गया। इसी तरीके से ये तो दूसरी बॉडी का सजेशन है, आप भी सजेशन दे सकते हैं, जैसे क्रिएट एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल एथिकल काउंसिल, एथिक्स काउंसिल, एक नॉन पॉलिटिकल एडवाइजरी और ट्रांसपेरेंट बॉडी है टू एनहेंस पब्लिक ट्रस्ट विदाउट एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। देखिए इंश्योरिंग ऑटोनॉमी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, तो ईडी सीबीआई इन सब है, इन सब का क्या हो, एक ऐसी बॉडी उसको डील करे जिसमें पॉलिटिकल पार्टी, जैसे देखिए इंट्रोड्यूस अ मल्टी स्टेक होल्डर अपॉइंटमेंट कमिटी, पीएम सीजीआई नॉमिनी, एलओपी लोकसभा जो अपोजिशन पार्टी है, कैग, ठीक है। तो ये सब क्या करें, मिल करके बड़ी संस्थाओं के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के हेड को का चुनाव करें, इससे इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी इंश्योर हो और न्यूट्रलिटी इंश्योर हो। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म को लेकर के सजेशन है, इसमें कहा गया है कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन एक बनाया जाए, वही ट्रिब्यूनल से रिलेटेड अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑडिट, ये सब देखे, जिससे एग्जीक्यूटिव का इंटरवेंशन घटेगा। अब एक है रिवाइटलाइजिंग फेडरल एंड कोऑपरेटिव गवर्नेंस, मतलब केंद्र सरकार और जो अंग हैं वो आपस में सहयोग, समन्वय, प्रतिस्पर्धा, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के साथ काम करें, कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, तनाव नहीं होना चाहिए, इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए।
अब निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन की, तो यहाँ आप बता सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिजाइन है, इन्विगेजेज कोऑर्डिनेशन नॉट कन्फ्रंटेशन। तो हमारे यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था है वो कहता है समन्वय के आधार पे तीनों अंग क्या करे, संवैधानिक लक्ष्य के प्राप्ति के लिए काम करे। उनमें विरोध या उनमें टकराव नहीं होना चाहिए, कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? जब तीनों अंग अपनी लिमिटेशंस को समझें, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस को अपने समझें, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को समझें, संवैधानिक नैतिकता को समझें, और जो संस्थाएं हैं वो क्या करें, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को फोकस करें, जिससे मिल करके क्या करेंगे, संवैधानिक मर्यादा में रह करके संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, एक स्वस्थ और वाइब्रेंट और डायनेमिक डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो देखिए ये रहा आपका, आप क्या करिए उसमें डेट, इसी तरीके से इंट्रो बॉडी कंक्लूजन देंगे जब, उसमें आप अच्छे आर्गुमेंट, टर्मिनोलॉजी, डेटा, रिपोर्ट, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। मेन है अप्रोच। ठीक है, कोई आपका डाउट हो इसमें या कोई आपका सजेशन हो, आपको लगता है और कोई आप इनोवेटिव सजेशन दे सकते हैं, तो आप कमेंट करके बताएं, या कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछें। जय हिंद।